हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरह से हुआ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसका एक क्रम है। पहले क्रम देख लेते हैं कि भारत में कौन सी ईस्वी में कौन सी देश, मतलब यूरोपीय कंपनी का कौन सा देश हमारे भारत में आए थे सर्वप्रथम। तो उसी के संदर्भ में पहले हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो भारत में जो प्रथम आए थे वो पुर्तगाली थे, वो जो 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। उसके बाद बहुत सारी किताबों में ये रहता है कि पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए हैं। तो उसका एक क्रम है कि जैसे यदि कोई पूछे कि भारत में जो अपना सत्ता स्थापित किया या भारत में जो व्यापार करने के लिए आए, तब उस क्रम में आप अंग्रेज को रख सकते हैं। लेकिन यदि आप बात करें कि भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ वो किस तरह से हुआ, अब व्यापार को यहाँ से मतलब एक साइड करके देखे, अलग करके देखे, तो यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली के बाद तो हमारा डच आए थे। वो घूम फिर के फिर चले गए थे, फिर अपने देश वापस चले गए थे। तो देखते हुए तो डच आए थे 1596 में, यहाँ पे वो आए और यहाँ का जो साम्राज्य का जो रूप था वो सब देख लिए। उसके बाद फिर वो वापस चले गए। उसके बाद जो आए थे वो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आए थे डेनिस, आए थे 1616 ईस्वी में। तो ये क्रम याद रखिएगा कि पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद हमारा डच आया था। 1596 ईस्वी में। तो कितना, लगभग 100 साल के बाद डच आया। 14 लगभग 100 साल ही हो गया। 1498 के बाद 1596 में यदि 100 साल जोड़े तो आप 1498 100 साल जोड़े तो 1598 हो जाता। मतलब 2 साल कम था, एक दशक के बाद एक मतलब 100 साल के बाद जो है हमारा डच आया था। उसके ठीक तुरंत बाद अंग्रेज आ गए थे 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद हमारा डेनिस आ गया था 1616 ईस्वी में। मतलब एक क्रम उसके बाद से बनते गया। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। उसके बाद डेनिस आए थे, स्वीडिश आ गए थे 1731 ईस्वी में। तो ये क्रम परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि व्यापार के दृष्टिकोण से पूछे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में किस तरह हुआ, तो व्यापार के दृष्टिकोण से तो हमारा पहले पुर्तगाल होगा, उसके बाद अंग्रेज होगा। लेकिन यदि इस तरह से आमतौर पर पूछे जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ उसका एक क्रम सजाइए, तो क्रम यही होगा: पुर्तगाल, डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद जो आए थे अंग्रेज और डेनिस आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद स्वीडिश आए 1731 ईस्वी में। तो इससे तो आगे जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ हम देख लेते हैं कि जो हमारा पुर्तगाली जो आए उसके बाद जो डच आए, तो पुर्तगाली को नहीं, वो अंग्रेज में चला था। हम बाद में वो चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए। तो 1498 ईस्वी में जो प्रथम पुर्तगाली आए थे वो थे वास्को डी गामा। और वह कैसे आए थे भारत? तो क्योंकि उस समय में तो हवाई जहाज या कोई ट्रेन का माध्यम या फिर एयर का माध्यम तो नहीं था, तो एक माध्यम था समुद्र का। तो समुद्र के माध्यम से ही वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आए थे। उसी को बोला जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो पुर्तगाली ने की। कौन? तो वास्को डी गामा ने। तो चलिए देखते हैं। तो उसका जो एक पथ प्रदर्शक उसको बोल सकते हैं कि जो जहाज चला रहा था, मतलब नौका जो चला रहा था उसको नाविक बोलते हैं। तो वो जो चला रहे थे तो पथ प्रदर्शक के रूप में वो थे अब्दुल मनीर जी। और 90 दिनों के यात्रा के बाद उन्होंने यह भारत पे पहुंचा। भारत में कौन सी जगह? चलिए देखते हैं। तो वास्को डी गामा को जो वास्तविक जो भारत में वो आए तो वो कब आए? और वह प्रथम पुर्तगाली के रूप में भारत में आए थे। 17 मई 1498 ईस्वी को वह भारत में आए। तो और उसका जो पथ प्रदर्शक था, मतलब जो
उसका नाविक बोल सकते हैं, वो अब्दुल मनीर था। और 90 दिनों की यात्रा के बाद वह भारत में आया था। ये याद रखिएगा दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद ये कहाँ पे पहुंचे जब आए, तो पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी तट। तो भारत का पश्चिमी तट हो गया, जैसे ये हमारा भारत है, मान के चलिए ये हमारा भारत है, तो भारत का पश्चिमी तट कौन सा होगा, ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो पश्चिमी तट यहीं पे, इसी के इर्द गिर्द। तो देखिए, भारत के पश्चिमी तट, कालीकट, पश्चिमी तट में एक कालीकट जगह का नाम है, जो यहाँ पे आप जाइएगा मैप में, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक केरल का है। तो केरल में एक बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह, वहीं पे वास्को डी गामा जी पहुंचे थे। और उसका जो नाविक था अब्दुल मनीर था। और 90 दिनों की यात्रा के बाद ये यहाँ पे केरल बंदरगाह पे अपना पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए एक हिंदू राजा थे, राजा जमोरिन, वहाँ पे उनका भव्य स्वागत किया गया। तो कौन स्वागत किया, यहाँ पे हिंदू राजा थे जमोरिन, उनका भव्य स्वागत किया गया। किसका, वास्को डी गामा का। चलिए आगे बात करते हैं। तो वास्को डी गामा आए, उसके बाद जो सेकंड पुर्तगाली आया भारत में, वह कब आया, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को, जिसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल। और यह जो आए पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल, और फिर आए, फिर उसके बाद वह फिर घूम के फिर वह पुनः चले गए, और फिर पुनः वो 1502 ईस्वी में भारत में आए। तो देखते हैं, तो सेकंड पुर्तगाली यदि पूछे तो वो पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल है। और वो आए, घूम के फिर चले गए। फिर 1502 ईस्वी में पुनः मतलब कौन, पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल आए, और फिर सेकंड पुर्तगाली के रूप में आए और यहाँ पर रहे। लेकिन वास्को डी गामा जो आए थे, जिसका केरल के जो हिंदू राजा थे जमोरिन, भव्य स्वागत किया और अपने नाविक के साथ जो आए थे, वह फिर चले गए थे। वो चले जाने के बाद फिर से हमारा ये आए थे पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल। दूसरा पुर्तगाली था कौन, पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल, ये पुनः भारत में आया, फिर ये चले गए। उसके बाद पुनः जो है इसके जाने के बाद पुनः वास्को डी गामा जी आए। कब आए, तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा जी पुनः आए। और आने के बाद ही उन्होंने कोचीन, मतलब केरल कोचीन में प्रथम फैक्ट्री का स्थापना किया। पूछा जाए कि पुर्तगाल की प्रथम फैक्ट्री का स्थापना कौन किया, तो वास्को डी गामा जी ने। कब किया, तो 1502 ईस्वी में उसने पुनः आया था। कहाँ से वो आए, 1498। फिर यहाँ के क्षेत्रों का भ्रमण किया, भ्रमण करके यहाँ का सब कुछ देखकर फिर वापस चले गए। उसके बाद जो आया ये राजा, ये कौन आया, पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल आया था। उसके बाद फिर पुनः वास्को डी गामा जी आए। और यहाँ पे कोचीन के केरल के कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना वो किए। कब किए, तो 1503 ईस्वी में। उसके बाद जब स्थापना कर दिए, तो उस जैसे कोई भी चीज को स्थापना करने के बाद, और मतलब जैसे कोई एक निजी कंपनी या सरकारी कंपनी, उसको चलाने के लिए उसको शासक का बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। जैसे किसी के घर में कोई परिवार है, परिवार का मुख्य सदस्य है, वो परिवार को चलाता है, एज ए शासक के रूप में वो काम करता। उसी तरह जब एक फैक्ट्री का स्थापना हो गया केरल के कोचीन में, तो उसको शासन चलाने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना था। तो उस टाइम पे क्या क्या, पुर्तगाल ने एक गवर्नर को नियुक्त किया। तो उस समय प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया गया, और उसको भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना जाता। और वो 1505 से 1509 के बीच में वो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अपना काम किया। और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री की स्थापना की। पहला फैक्ट्री केरल के
केरल के कोचीन में किसने स्थापना किया? तो वास्को डी गामा ने। और दूसरा फैक्ट्री केरल के कन्नूर में स्थापना किया गया किसके द्वारा? अल्मेडा के द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और एक था पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल, उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वह है कि एक सेकंड पुर्तगाली के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वहाँ भारत आया था, तो ये याद रखिएगा। और कब आया था? 1500 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है 1505 ईस्वी में आया और कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री की स्थापना किया। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ही शांत जल नीति, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, उसको अपनाया, उसका स्थापना किया भारत में। ठीक है, इसके बारे में दो चीज़ है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में कि उन्होंने केरल में आए और उसके बाद 1505 से 1509 तक प्रथम पुर्तगाली के रूप में यहाँ पे भारत में रहे। उसके बाद उन्होंने एक केरल के कन्नूर में अपना एक फैक्ट्री का स्थापना किया। और वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का दो ही चीज़ मुख्य है, वो याद रखिएगा कि कन्नूर में सेकंड फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद शांत जल नीति, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो किसने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो इसका जो कार्यकाल था वो 1505 से 1509 के बीच में था। उसके बाद सेकंड पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए सेकंड पुर्तगाली के रूप में। तो वो कब बने? जब 1505 से 1509 का कार्यकाल खत्म हो गया तो एक दूसरा शासक का जोरी था चलाने के लिए, तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और वास्तविक में जो इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि ऐसा माना गया जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है। ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? कि पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? जो पुर्तगाली का मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ पे था? पहले तो मुख्यालय नहीं था। यह जो आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसको तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। जब वो आए तो किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक जगह का जरूरी, मतलब एक जगह की हमें मतलब वो जरूरी पड़ता है। तो वो यहाँ पे आए और एक मुख्यालय का निर्माण किया, पुर्तगाली मुख्यालय, जो कि कोचीन में था। कहाँ था? कोचीन में। तो ये पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली का मुख्यालय कहाँ था? तो पुर्तगाली का मुख्यालय कोचीन में था। और किसके द्वारा यह स्थापित किया गया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। तो इससे पहले हमारा कौन था? 1505 से 1509 वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद 1509 में आ गए अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी ने, किसने? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने कोचीन में अपना मुख्यालय स्थापित किया। उसके बाद ये क्या किया? 1510 ईस्वी में, जैसे ही 1509 में उसकी नियुक्ति होती है द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर के रूप में, तो उसने बीजापुर, एक जगह का नाम है, तो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह से उसने गोवा छीन लिया। कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को छीन लिया। उसके बाद 1511 ईस्वी में एक मंडी का नाम था, वो था मलक्का मंडी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मंडी था। मलक्का मंडी पर वो अपना नियंत्रण कर लिया। तो किसने कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसीलिए इसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पुर्तगाली शक्तियों का जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क का है। क्योंकि 1505 से 1509 तक तो 5 साल तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा रहे, उसके कार्यकाल में बहुत ही कम घटना घटी। जैसे कि उन्होंने भारत के पश्चिमी तट में, जैसे केरल के कन्नूर में द्वितीय सेकंड फैक्ट्री स्थापित किया, और उसके बाद ब्लू मतलब शांत जल नीति को अपनाया। तो उसके कार्यकाल में मात्र 2 ही काम हुए, लेकिन
अल्फांसो डी अल्बुकर्क के कार्यकाल में देखिए क्या सब काम हुआ। मुख्यालय बनाया गया कोचीन में। उसके बाद बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल से गोवा छीन लिया 1510 में। मतलब एक क्रम है, जैसे इस साल इसने 1509 में ये काम किया, फिर 1509 में देखिए वो शक्ति का संस्था, मतलब 1509 में उसने एक मुख्यालय का स्थापना कर लिया। 10 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। फिर 11 में महत्वपूर्ण उसका एक मंडी था मलक्का मंडी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंडी था, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो इस तरह से ये लगभग ये यहाँ पे अच्छा काम किया। उसमें भी हड़प नीति लाया, फिर एज ए शासक के रूप में दूसरों को मतलब दूसरे से छीनना, फिर ये करना। तो ये एक वास्तविक संस्थापक के रूप में इसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद जो गवर्नर बनते गए वो देखते हैं कि 1530 में एक गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा। इन्होंने क्या किया कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक मुख्यालय का स्थापना किया था, कहाँ पे, केरल के कोचीन में। तो अल्फांसो उसके बाद नीनो डी कुन्हा भी गवर्नर के रूप में आए 1531 ईस्वी में। और उन्होंने क्या किया कि उसका जो मुख्यालय था कोचीन में, उससे हटा करके वो गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो ये नीनो डी कुन्हा ने प्रमुख काम किया था कि कोचीन से गोवा अपनी राजधानी बना लिया था। आगे बात करते हैं। और नीनो डी कुन्हा जी ने क्या क्या सब क्या वो देखते हैं कि मद्रास के निकट सैंथोम में और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्ती का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तो मद्रास के निकट सैंथोम में और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्ती का स्थापना करवाया था। वहाँ पे पुर्तगाली व्यक्ति लोग वहाँ पे रहते थे। एक छोटे से कबीले के टाइप में स्थापना किया, उसी को नाम दे दिया पुर्तगाली बस्ती स्थापित किया। तो कौन, नीनो डी कुन्हा का 1530 ईस्वी में। ये याद रखिएगा क्रम, एक क्रम से हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रखने में कोई तरीका नहीं है। जैसे आपका इसमें एक चैप्टर खत्म है, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से पढ़िएगा तो एक चैप्टर में ये खत्म है। इसके लिए 3-4 पेज हमको बुक पढ़ना पड़ता है। हम बहुत ही कंसाइज करके ये तरीका अपनाया है, तो देखिए। तो 1530 में क्या क्या, नीनो डी कुन्हा जी आए थे पुर्तगाली बनकर। उन्होंने क्या क्या, कोचीन पहले था मुख्यालय, वहाँ से हटा करके गोवा कर दिया और गोवा को राजधानी के रूप में नियुक्त कर दिया, गोवा को राजधानी बना दिया। तो उसके बाद मद्रास के निकट सैंथोम में और बंगाल के हुगली में उन्होंने पुर्तगाली बस्ती को बसाया। और नीनो डी कुन्हा ने अपना अधिकार प्राप्त कर दिया 1534 में बेसिन पर और 35 में द्वीप पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसका भी हड़प नीति था, तो यह भी अच्छे गवर्नर के रूप में कहलाए। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, इससे पहले तो अल्मेड़ा थे, पेड्रो अल्वेज केब्रल बाद पुनः फिर आ गए ये वास्को डी गामा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के कार्यकाल में तो बहुत कम ही काम हुआ कि वो सेकेंड फैक्ट्री स्थापना किया और ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने, ये देख लीजिएगा, इसने क्या किया, इसको ही माना गया कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया है। और उसके बाद बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। मलक्का एक महत्वपूर्ण मंडी था, उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। उसके बाद जो गवर्नर आया नीनो डी कुन्हा आया 1530 ईस्वी में। उसने कोचीन से, उसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ था, कोचीन से गोवा उसने स्थानांतरित कर लिया, गोवा को अपना राजधानी बना लिया। उसके बाद मद्रास के निकट सैंथोम में और बंगाल के हुगली में जो है पुर्तगाली बस्ती की स्थापना किया। उसके बाद अपना अधिकार बेसिन में और कहाँ पे, द्वीप पे अपना आधिपत्य जमाया। कब, 1534-35। तो इसका कार्यकाल मान चलिए 5 साल होगा तो 30 से 35। तो याद रखने वाली बात है, 1534 से 1535 में 1534 में बेसिन पर अपना आधिपत्य जमाया, फिर 1535 में द्वीप पर अपना आधिपत्य जमाया। बस यही याद रखना। उसके बाद जो पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आए मार्टिन डिसूजा आए, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में। इन्होंने अपने साथ क्या लाए थे, प्रसिद्ध संत जेवियर को अपने साथ में भारत घुमाने के लिए
भारत में भ्रमण करवाने के लिए लाए थे। कौन? मार्टिन डिसूजा ने। किसको लाए थे? भारत के प्रथम संत जेवियर को लाए थे। प्रसिद्ध संत जेवियर को उन्होंने अपने साथ लाए थे, मतलब भारत को भ्रमण करवाने के लिए कि चलो घूम के देखते हैं कैसा लगता है, तो साथ में इसको लाए थे। ये याद रखिएगा। उसका जो नाम था जेवियर नाम था, और वो एक सेंट थे, मतलब साधु थे, तो उसे लाया था कौन? मार्टिन डिसूजा ने। तो उन्होंने क्या बताया, मार्टिन डिसूजा जब आए तो यहाँ पे एक सामुद्रिक साम्राज्य था। सामुद्रिक साम्राज्य मतलब देखा, और सामुद्रिक साम्राज्य कहने का मतलब जो समुद्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इसी को सामुद्रिक साम्राज्य कहा। तो इसी का नाम उन्होंने एस्तादो द इंडिया के नाम से उन्होंने कहा। उन्हें जब आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ भारत एक सामुद्रिक साम्राज्य है, और इसका जो नामकरण किया गया द एस्तादो द इंडिया के नाम से इसका नामकरण किया गया। उसके बाद ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ तक आपको यूपीएससी, बीपीएससी, फिर आपका एसएससी, यहाँ तक कि रेलवे में ये क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूछा जा सकता है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया और कहाँ पर स्थापित हुआ, कब हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो 1556 ईस्वी में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में इसको स्थापित किया गया था, और किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद गौथिक स्थापत्य कला का भी प्रचलन पुर्तगालियों के कार्यकाल में ही मिला। गौथिक सत्यापत कला का प्रचलन। उसके बाद भारत साम्राज्य को, भारत में जो भी थे भारतीय को, उन्होंने पुर्तगालियों ने तंबाकू के खेती से अवगत कराया कि तंबाकू का खेती कैसे किया जाए। तो पुर्तगालियों का ही देन है कि भारत में जब तंबाकू इतना विस्तार से फैला है, तो वह पुर्तगाली का ही देन है। वह उस भारतीयों को तंबाकू की खेती से अवगत कराया। एक बात इसमें कि ये सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए, और ये सबसे पहले चले भी गए थे। इसमें बाद में युद्ध हुआ, उस अंग्रेजों से युद्ध हुआ, फिर डच से युद्ध हुआ। तो युद्ध के बाद ये यहाँ पे मतलब नहीं टिक पाए थे। ये मतलब युद्ध में बार बार पराजय होने के कारण ये फिर सबसे पहले आया, और सबसे मतलब अंत में गए थे। सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में वो चले गए थे 1961 में। बताए 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1961 में वह चले गए थे। थोड़ा अंश था, लेकिन जो इसका मुख्यतः जो बोला जाए, इसका जो समाप्ति हुआ था वो हम आगे चर्चा में बात करेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले आए और 1961 मतलब अंत में वह गए। अब देखते हैं कि बिहार में पुर्तगालियों का क्या क्या कार्यकाल रहा, बिहार में किस किस स्थान पे उन्होंने अपना योगदान दिया, देखते हैं उसी के बारे में। चलिए, ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही बिहार में पुर्तगालियों की एंट्री हो गई थी। 17वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1650 ईस्वी के आसपास, इर्द गिर्द में। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब 1601, 1602, 1603 ईस्वी। प्रारंभ का मतलब जैसे 17वीं शताब्दी है तो 1601, 1602, 18वीं शताब्दी है तो 1701 से 1702, तो इस तरह से है। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बिहार में पुर्तगालियों की एंट्री हो गई थी। तो बिहार एक उस टाइम पे महत्वपूर्ण केंद्र था। किस वजह से? व्यापार का एक महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा था उस टाइम पे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ मिड में, मतलब आप बोले तो 1620-30, 1601, 1602 मतलब प्रारंभ में बोल सकते हैं। 1600 से लेकर 1610 के बीच तक में बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक हब बन चुका था, महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। तो वहीं पे सर्वप्रथम बिहार में वो आए।
तो उसके बाद आगे बात करते हैं अपना जो व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने खोला था कहाँ पे, हुगली। और हुगली जैसे उस समय में एक प्रांत था, तो अभी के दौर से देखा जाए तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल मिला करके हुगली क्षेत्र था, इतना बड़ा क्षेत्र था, प्रांत था। तो व्यापारिक केंद्र जो उसका हुगली था। तो उसमें क्या था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। आगे बात करते हैं कि वहाँ से हुगली से जैसे हुगली से किसी को पटना आना था, किसी कोई पुर्तगालियों को, तो वह कैसे आता, तो हुगली से नाव के द्वारा पटना वह आते थे। हुगली से नाव के द्वारा वह पटना आते थे और अपने साथ में लाते थे मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। अपने साथ में तो चीनी, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। हुगली से सबसे पहले पटना वो आते थे नाव के माध्यम से, और जब आते थे तो अपने साथ मसाले लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे, और उसके बाद जब यहाँ से जाने के क्रम में वह यहाँ से बहुत से सूती वस्त्र और अन्य प्रकार की वस्त्र या वस्तुओं को वह यहाँ से ले जाते थे। तो यहाँ सूती वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध था, और इस वजह से बिहार जो है उस टाइम पे एक महत्वपूर्ण व्यापार ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था बिहार। चलिए आगे बात करते थे। यहाँ पे ये डच मतलब यहाँ पे जो पुर्तगाली के बारे में पढ़े कि 1498 से लेकर के 1961 तक किस तरह से भारत में अपना वह साम्राज्य फैलाया और किस तरह से उसका पतन हुआ। चलिए आगे बात करते हैं डच के बारे में, क्योंकि इसके डच के बाद ही अंग्रेज आए हैं। वैसे तो आप व्यापार के दृष्टिकोण से देखिएगा तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए हैं, लेकिन आप हम लोग कालक्रम में पढ़ रहे हैं कि व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं, कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी मतलब एक व्यापार ही हो गया, कंपनी का मतलब ही हो गया व्यापार, लेकिन जो उसका एक निश्चित कालक्रम है, मतलब जैसे आने का क्रम है, उस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद तो मूल रूप से हमें अंग्रेज ही पढ़ना चाहिए था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन पुर्तगाली के बाद हमारा डच आए थे, वो भी घूम फिर के चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फिर वो डच आए, अपना फिर व्यापारिक धंधा किया, लेकिन डच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और डच कहाँ गए थे, डच हॉलैंड वासी थे, हॉलैंड के रहने वाले थे डच। तो क्या हुआ कि डच में उस टाइम पे संसद चला करता था, और संसद में 1600 संसद में ही एक मतलब उसको क्या कहते हैं, एक वो उद्घोषणा हुआ कि यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ डच के संसद में ही हुआ था। तो डच को हॉलैंड वासी कहते थे, और उसी के सांसद के द्वारा, डच के सांसद के द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। उसके बाद प्रथम डच यात्री जो आए थे कॉर्नेलियन हॉटमैन थे 1500, हाँ, तो सबसे पहले तो 1596 में आए थे कॉर्नेलियन हॉटमैन। वैसे घूम फिर के बाद फिर वापस चले गए। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो जो आए कॉर्नेलियन हॉटमैन, वह एक जगह का नाम है सुमात्रा, एक जगह है सुमात्रा, वांटम राजा के साथ उन्होंने संधि किया, कुछ अपना संधि किया कि ठीक है हम यहाँ पे आएंगे, बिजनेस मतलब कुछ व्यापार के दृष्टिकोण से हो सकता है उन्होंने संधि कुछ किया। यह मतलब स्पष्ट नहीं है कुछ किताबों में, तो इसके बारे में यदि मुझे स्पष्ट ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो मैं इसके बारे में फिर से दोबारा बनाऊंगा और स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा कि किस में वह इन्होंने जो राजा के साथ, सुमात्रा के जो राजा के साथ उन्होंने संधि कराई, तो वह कौन सा संधि था, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी देखते हैं कि कॉर्नेलियन हॉटमैन जो आए, तो सुमात्रा एक जगह है, तो सुमात्रा में उसने वांटम के राजा के साथ संधि किया था, और उसके बाद संधि करके 1596 में फिर वापस चले गए। फिर वहाँ पे यहाँ के बारे में बताया होगा, फिर वहाँ के डच सांसदों में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर गए फिर यहाँ पे। और ये याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। जहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वह एक निजी कंपनी थी। तो इसमें भी बहुत मतभेद है, मतभेद नहीं, इससे भी आप
वो लगा सकते हैं कि डच का पतन का कारण क्या हो सकता है और ब्रिटिश के पतन का कारण क्या हो सकता है। यदि आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको आप बताइए, आप ये आपके ऊपर है कि आप बताइए कि ये क्या कारण हो सकता है, मुख्य कारण हम अगली लेक्चर में बताएंगे। सुमात्रा में बांटन के राजा के साथ संधि किया, फिर वापस चले गए। फिर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में, और स्थापना के बाद एक नौसेना नायक था। नौसेना नायक मतलब क्या, जो एक मुख्य सेनापति होता है, नौसेना का मुख्य सेनापति था, तो उसी को बोलते हैं नौसेना नायक। कौन थे? 1605 ईस्वी में वादेर हेग ने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में वह आए। कहाँ? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में नौसेना नायक थे वादेर हेग, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा जो डच या मतलब डच व्यापार के दृष्टिकोण से जो आए भारत में, तो दूसरा स्थान कहाँ था? पेट्टुपल्ली निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश में वह आए। यह कहाँ पे? गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है पेट्टुपल्ली निजामपट्टनम। ठीक है, पहला अपन वादेर है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आए, नौसेना जो है नायक वादेर है, और उन्होंने डच कारखाना जो प्रथम स्थापित किया कहाँ पे? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में। तो 1605 ईस्वी में उन्होंने अपना डच कारखाना स्थापित किया। वहीं पे अगर पुर्तगाली की बात करें कि उन्होंने अपना कारखाना कब स्थापित किया, तो वह यहाँ पे स्पष्ट रूप से केरल के कोच्चि में उन्होंने प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो कब क्या? 1503 ईस्वी में। और दूसरा 2 साल के बाद कन्नूर में क्या था? 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा उस टाइम पे पुर्तगाली गवर्नर थे, और वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, वहीं पर डच की बात करें तो डच जो है आंध्र प्रदेश में जो अपना कारखाना स्थापित किया था वह था मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और पेट्टुपल्ली निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में। इसके अलावा अन्य कारखाना स्थापित किया गया था, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे पुलिकट में 1610 ईस्वी में यहाँ पे कारखाना को स्थापित किया गया था। और डच का मुख्यालय भी, जैसे पुर्तगाल का मुख्यालय क्या था? कोचीन था, कोचीन से फिर गोवा उन्होंने अपना राजधानी बना लिया। तो किसने बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना क्या किया था? मुख्यालय कोचीन बनाया था। उसके बाद यहाँ से नीनो डी कोना ने वहाँ से हटा करके कोचीन से गोवा कर दिया था राजधानी। तो उसी तरह डच भी आया, तो डच अपना एक मुख्यालय बनाया। तो कहाँ मुख्यालय बनाया? तो ये याद रखेगा, पुलिकट में। और 1610 ईस्वी में यहाँ पे वो फैक्ट्री भी स्थापित किया। और ये याद रखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वर्ण के सिक्के जिसका नाम पेगोडा था, उसका प्रचलन भी पुलिकट में ही करवाया था। पुलिकट को गोलरिया का किला की संज्ञा भी दी जाती है। गोलरिया का किला किसे कहते हैं? पुलिकट को कहते हैं। तो ये सब चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको मैं पहले बता चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आप इस तरह से मतलब ये 4-5 पेज का एक टॉपिक है, 4-5 पेज का इतना में हम कवर किए हैं। तो स्वर्ण के सिक्के पेगोडा का प्रचलन करवाया, और पुलिकट को गोलरिया का किला भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, सूरत में जो अपना फैक्ट्री का स्थापना किया 1616 ईस्वी में। फिर करिकल में 1645 ईस्वी में स्थापना किया गया। चिंसुरा में 1653 ईस्वी में। चिंसुरा कहाँ पे? हुगली में। यह बिहार विशेष के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन? चिंसुरा, जो कि हुगली में है। तो यहाँ पे उन्होंने 1653 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। उसका चिंसुरा को क्या कहते हैं? गुस्तावस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गुस्तावस फोर्ट, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक जगह है पीपली, बंगाल के पीपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित किया गया। शीघ्र उसे हटा करके बालासोर ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहली फैक्ट्री यदि पूछा जाए तो पहली फैक्ट्री वैसे ये नहीं है
कि मछलीपट्टनम मतलब जब डच कारखाना प्रथम खोला गया था, बादर हेग था, मतलब बादर हेग जी ने मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में खोला था। लेकिन ये एक स्पष्ट नहीं है कि बंगाल के पीपली में जो पहली डच फैक्ट्री है स्थापित किया गया, लेकिन इसका कुछ वो मतलब कार्यकाल नहीं है। इसको आप याद रख सकते हैं कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि मतलब परीक्षा में यदि ऐसा पूछा जाए कि बंगाल में पहला डच फैक्ट्री कौन था, ये तो भारत की बात है कि डच कारखाना भारत में सबसे प्रथम कहाँ था, तो आंध्र प्रदेश में था। प्रथम हुआ था मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश, और दूसरा गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के निजामपट्टनम में पेट्रोपल्ली उसका था। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल उस टाइम पे बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक थे। तो उड़ीसा पीसीएस के भी दृष्टिकोण से, बिहार पीसीएस के भी दृष्टिकोण से, वेस्ट बंगाल पीसीएस के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जो प्रथम डच फैक्ट्री था वो स्थापित किया गया था पीपली में, बंगाल के पीपली में, और उसे शीघ्र ही बालासोर ट्रांसफर कर दिया गया था, वहाँ से स्थानांतरित कर दिया, यहाँ से हटा करके एक दूसरे जगह कर दिया था। उसके बाद बेदरा का युद्ध हो गया डच और अंग्रेजों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1759 ईस्वी में। बेदरा कहाँ, बंगाल में, जहाँ पे डच पराजय हो गए थे और देखते हैं अंग्रेजों द्वारा पराजय कर दिया गया, और डच की जो भी गतिविधियाँ थी व्यापारिक का जो भी था वो खत्म कर दिया। मतलब एक तरह से अंग्रेज उसका विनाश कर दिया, वो भारत से उसका आधिपत्य, भारत में जो भी उसका था वो भारत से टूट गया, खत्म हो गया। वह व्यापार नहीं कर सकता, लिमिट कर सकता था, जो कि वो नग्न था, तो वह यहाँ पे काउंट नहीं है। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज डच पराजय हो गया था अंग्रेज से। और कब हुआ था, 1759 में। उसके बाद बिहार में सोरे व्यापार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था। सोरे का व्यापार, सोरे एक तरह से अफीम नशा का है, तो सोरे का व्यापार होता था 1758 में। 1758 ईस्वी में क्या क्या अंग्रेज ने 1758 ईस्वी में अंग्रेज ने बिहार के जो सोरे का व्यापार था उस पर अपना कब्जा जमा लिया। कौन, जैसे यहाँ पे डच से बेदरा के युद्ध में डच को यहाँ पे मतलब भगा दिया, एक तरह से पराजय हुआ, तो डच ऐसे ही डाउन स्थिति में आ गया, बहुत ही निंदनीय, मतलब उसको क्या बहुत ही मतलब लो लेवल पे आ गया, तो वह कुछ कर नहीं सकता था। तो उसके तुरंत बाद 1759 से पहले की घटना है कि पहले उन्होंने मतलब उससे छीन लिया, डच से सोना व्यापार का आधिपत्य, मतलब सोना का व्यापार जो करता था उससे छीन लिया डच से। और ये कहाँ था, बिहार की घटना, और 1758 ईस्वी में। डच का जो जगह बचा था, सुरक्षित स्थल जो बचा था, वह एक ही था, चिनसुरा, कासिम बाजार और पटना माल गोदाम। ये दो स्थल ऐसा बचा था जहाँ पे डच अपना व्यापार करते थे। बाकी तो बंगाल का जो मुख्य मतलब जो भाग था, मुख्य जगह था जहाँ पे व्यापार मतलब होता था, जहाँ से मतलब आय का जो स्रोत था, उस जगह पे तो डच को वहाँ से हटा ही दिया अंग्रेज ने, मतलब युद्ध करके उसको पराजय कर दिया। लेकिन दो जगह बचा था जहाँ पे डच अपना व्यापार करता था, कहाँ पे, तो पटना का जो माल गोदाम है वो, और चिनसुरा, कासिम बाजार। उसके बाद एक गवर्नर आए फिर, मंजर हार्डी, डच के हैं, तो पढ़ते हैं। 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर, कहाँ के, पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, मंजर हार्डी थे। पटना माल गोदाम को भी जब्त कर लिया, छीन लिया उससे, जो भी बचा था, जैसे चिनसुरा, कासिम बाजार था और पटना माल गोदाम था। 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर आए और पटना माल गोदाम भी उससे छीन लिया। उसके बाद 1780 और 1781 में यूरोप में एक युद्ध छिड़ गया था,
तो युद्ध छिड़ा था ब्रिटेन और हॉलैंड वासी, जिसको डच बोलते थे। इस दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के कारण यहाँ भी तीनों में तनाव, मतलब अंग्रेजों और डचों में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो यहाँ से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहना और वहाँ के दो देशों के बीच में युद्ध होना और वही यहाँ पे युद्ध होना, तो जाहिर सी बात है कि टेंशन होता है, मतलब तनावपूर्ण स्थिति में आ गई थी। तो कौन, यूरोप 1780 से 81 में यूरोप के ब्रिटेन और हॉलैंड में युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण बिहार में खासकर तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। उसके बाद छपरा में सिंधिया के डच फैक्ट्री को जब्त कर लिया था। छपरा में भी था और सिंधिया में भी था डच का फैक्ट्री, जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उसके बाद 1788 में ये पहली घटना, अभी तो हम 1781 में चल रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे एक डच और अंग्रेज का एक संबंध भी अच्छा हो गया था एक समय पे। 1688 में एक गौरव क्रांति एक उसका वो दिया गया, टाइटल दिया गया। तो गौरव क्रांति में उसने अंग्रेज और डच का संबंध बहुत अच्छा हो गया था। 1688 में संबंध सुधर गया था, जिसके कारण उस समय पर जो है ना, विलियम इंग्लैंड का राजा था। इंग्लैंड का राजा विलियम था। उस समय पर क्या हुआ था कि डच और अंग्रेज का संबंध अच्छा हो गया था, लेकिन अचानक 1780 से 81 में यूरोप में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ गया। तो इस वजह से यहाँ भी स्थिति तनावपूर्ण आ गई थी। बिहार विशेष में देखते हैं कि डच का जो बिहार में एंट्री हुआ, तो वो 17वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ, लगभग 1650 ईस्वी के आसपास में वह बिहार में प्रवेश कर चुके थे। सोरा का गोदाम जब आए तो सोरा का जो गोदाम स्थापित किया, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सोरा का गोदाम स्थापित किया। उसके बाद सबसे पहले ये परीक्षा पिछले वर्ष बीपीएससी की परीक्षा में यह पूछा गया था। पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं कि डच जो आए थे सर्वप्रथम अपनी मतलब अपना जो फैक्ट्री है कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो उसी के साथ हम देखते हैं पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपना हुआ फैक्ट्री 1632 ईस्वी में। काल भी याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में डच ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। तो किसने? डच ने, ये याद रखिएगा। और डच को जो इंटरेस्ट था, जो व्यापार करने का किस किस क्षेत्रों में इंटरेस्ट था, वो था चीनी, सूती वस्त्र, उसके बाद सूती वस्त्र था, चीनी था, अफीम और सोरा में, इसमें उसकी अभिरुचि थी, मतलब इसी में वह व्यापार करना चाहते थे। उस समय मुगल सम्राट थे औरंगजेब। तो क्या क्या 1662 ईस्वी में व्यापार संबंधी एक फरमान लाया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में मतलब डच ही मतलब मुगल सम्राट औरंगजेब से एक फरमान वो पास करवाया कि हमको बिहार और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में, मतलब उस समय तो एक ही था, हुगली के नाम से जाना जाता था, हुगली के क्षेत्र में हमें एक मतलब लिखित में आप ये दे दीजिए कि हम यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो उस समय बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था। तो वहाँ मुगल सम्राट औरंगजेब से अपना फरमान जारी करवा लिया था 1662 ईस्वी में। उसके बाद वो अपना व्यापार करते थे। उसके बाद एक डच यात्री थे ट्रेवर नियर, वह पटना पहुँचे। डच यात्री 21 दिसंबर 1665 ईस्वी को ट्रेवरनियर पटना पहुंचे। तो ट्रेवरनियर के बारे में याद रखिएगा, डच यात्री थे और 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचे। और पटना ऐसे बिहार को घूमने के नज़र से आए थे। तो अपना जो यह यात्रा प्रारंभ किया छपरा से, और छपरा में याद रखिएगा, छपरा में एक सोरा शुद्धिकरण का फैक्ट्री भी स्थापित किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम सोरा शुद्धिकरण फैक्ट्री कहाँ पे था, तो बता दीजिएगा। छपरा में है। और ये किसके द्वारा हुआ था? डच के द्वारा। तो यह प्रारंभ किया था छपरा से अपना यात्रा। उसके बाद प्रथम सोरा शुद्धिकरण फैक्ट्री छपरा में है।
सोरे का अधिकार के लिए। हाँ, सोरा एक बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से आप समझिए उस टाइम पे व्यापार के दृष्टिकोण से सोरा का बहुत डिमांड था यूरोपीय कंट्री में, फिर भारत से बाहर के देशों में सोरा का बहुत ही वो था, डिमांड था। तो इस कारण क्या क्या हुआ, सोरे पर अधिकार के लिए 3 कंपनी आपस में भिड़ गए, मतलब तीनों में तनाव बना रहता था। वो कौन थे? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों के बीच में यह तनाव हमेशा बना रहता था। किसके लिए? तो सोरा पे अपना अधिकार जमाने के लिए। सोरा मुख्य रूप से कहाँ होता था? बिहार के ही क्षेत्रों में होता था सोरा। उसके बाद उस टाइम पे एक आक्रमण किया किसने? तो अफगान सरदार था शमशेर खान ने। 1848 ईस्वी में अफगान सरदार शमशेर खान ने एक आक्रमण किया और पटना में एक जगह है फतवा में डच फैक्ट्री को लूट लिया। फतवा में डच की फैक्ट्री थी, उसको लूट लिया। और यहाँ पे जो व्यापार संबंधी फरमान जो जारी किया था, और ये किसने जारी किया था? ये एक महत्वपूर्ण है कि मतलब व्यापार संबंधी फरमान जो वहाँ से मुगल सम्राट औरंगजेब उस समय पे था, तो किसने व्यापार संबंधी फरमान जारी किया कि हमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हमें व्यापार करने की अनुमति दी जाए? तो वह थे यहाँ पे तो किसने किया था? नथियास वैंगडेन ने किया था। यह डच मामलों का प्रधान हुआ करता था। डच में कोई भी डिसीजन लेना होता था तो इसी के माध्यम से लिया जाता था। किसके द्वारा? नथियास वैंगडेन के द्वारा। कोई भी मतलब डच मामलों का प्रधान था, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो इसी के द्वारा लिया जाता था। इसीलिए यह मुगल सम्राट औरंगजेब के पास गए, मुगल सम्राट किसके पास? औरंगजेब के पास गए और उन्होंने एक शाही फरमान जारी करवाया कि हमें बिहार के क्षेत्र में और बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हमें एक फरमान जारी कर दीजिए ताकि हम व्यापार कर सकें। तो इसीलिए वह अपना नथियास वैंगडेन अपना वो फरमान जारी करवाया और व्यापार किया। तो आज बस इतना ही, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अंग्रेज के बारे में, फिर फ्रांसीसी के बारे में, उसके बाद स्वीडिश के बारे में। यह चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो एक इंकरेजमेंट मिलती है, तो इस वजह से आप सब्सक्राइब भी कर लें और उसका जो आइकन आता है वो आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।